हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे दो बातें करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैंने काफ़ी टाइम से हिंदी चैनल पे वीडियो नहीं बनाया था। मैं कम्युनिटी पे एक्टिव था, इंग्लिश चैनल पे एक्टिव था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं हिंदी चैनल पे वीडियो बनाऊं। उसके कुछ पर्सनल रीजंस थे, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फटाफट वो। दूसरी चीज़ कि मार्केट में अभी काफ़ी धमा चौकड़ी मची हुई है एंड बहुत ट्रबलसम सा एक टाइम चल रहा है। लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार अब तो मतलब सब भट्टा बैठने वाला है, छोड़ देना चाहिए स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट खरीद लेना चाहिए वगैरह वगैरह। तो क्या करना चाहिए आपको? एसआईपी जारी रखनी चाहिए, खराब स्टॉक्स बेचने चाहिए, वेट करना चाहिए कि करेक्शन आए, हो जाए कंप्लीट तब एंटर करें। तो ये सब मैक्रो चर्चा भी मैं करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा था, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि मैं एक्चुअली अभी दुबई शिफ्ट हो चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैं परमानेंटली शिफ्ट हो चुका हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैंने इंडिया छोड़ दिया है। गोवा मेरा अभी भी घर है। मेरी फैमिली को बहुत पसंद है गोवा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, हमारा ये लॉन्ग टर्म होम है, तो गोवा हमारे लिए घर है। अभी दुबई में क्यों शिफ्ट हुआ हूँ, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि मैंने अपना एक खुद का हेज फंड शुरू किया है। अब हेज फंड में आपके काफ़ी HNI टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, तो मोस्टली इस तरीके के क्लाइंट्स का एक्सेस आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत मिलता है। उसका ये नंबर 1 रीज़न है। नंबर 2, सेटिंग अप ऑफ हेज फंड इज़ फेयरली ईजी सिंगापुर या फिर दुबई जैसी लोकेशंस पे। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न ये आता है कि मैं पर्सनली इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग सीखना चाहता था। मैं खुद जाके एक्सपीरियंस करना चाहता था कि आप इंटरनेशनली अगर आपको चीज़ें इन्वेस्ट करनी है अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस, चाहे वो इंटरनेशनल स्टॉक्स हो या इंटरनेशनल रियल एस्टेट हो, तो मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि आप यार टैक्स बचाने के चक्कर में चले गए। ठीक है, राइट, आई मीन यस, दैट्स एन इंपॉर्टेंट रीजन ऑल्सो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि टैक्स बचाना एक उसके पीछे एंगल नहीं है। डेफिनेटली टैक्स बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली 2024 बजट के बाद। आप देख ही रहे हो किस तरीके के हालात चल रहे हैं, लेकिन वो एक सोल रीजन नहीं है, बाकी उससे जुड़े हुए रीजन है जो मैंने आपको बताए। अब इस सब का मेरी यूट्यूब कम्युनिटी से क्या लेना देना है, उसका भी एक रीजन निकल के ये सिंपल सा ये आता है कि देखिए, अगर मेरी पर्सनल ग्रोथ होगी, मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मैं नए लोगों से मिलूंगा, तो मेरे पास नॉलेज होगी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। मैं आपको कुछ नई बातें बता पाऊंगा, कुछ नई चीज़ें सिखा पाऊंगा होपफुली। मैं आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही आज यहाँ पे हूँ, जहाँ पे मैंने खुद की कंपनी इंटरनेशनली इस्टेब्लिश करी है। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे कोई कनेक्शंस इंडिया में थे या इंटरनेशनल लोकेशंस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी स्क्रैच से चीज़ें सीख के शुरू करता हूँ, चीज़ें पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ एंड वो जितने भी लेसन्स मिलते हैं मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, ये तो हो गया पहला पार्ट। आप दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है एंड आपको करना क्या चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है मुझे समझाना आसान हो और हो सकता है आपको समझना इसमें आसान पड़ेगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी कॉन्वर्सेशन है ये। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि मार्केट में तो अभी एकदम बिल्कुल ही त्राही चल रही है एंड सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तो कितना मार्केट करेक्ट करेगा। ना ये वाला चार्ट मैंने काफ़ी बार दिखाया हुआ है अपने चैनल पे, एंड अगर आप मेरे कुछ अभी रिसेंट इंग्लिश वीडियोस भी देखोगे तो उस पर भी मैंने यही चार्ट आपको दिखाया था निफ्टी 50 का, और उसमें मैंने एक दो बातें बोली थी। तो मैं फटाफट उन बातों को रिकैप कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह था कि यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ हुई थी, राइट, निफ्टी की ये 40% ग्रोथ हुई थी, जो बहुत कम टाइम में आई थी। उसके बाद मार्केट करेक्ट करना शुरू कर दिया एंड ये अभी करेक्शन जो हो चुका है वो 6-7% के आसपास हो चुका है। एंड अब क्या हुआ है कि अब ये अपने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग चैनल में पहुंच चुका है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ें देखोगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट में अभी और करेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये मोस्ट लाइकली नीचे तक जाएगा, राइट, एंड ये टोटल करेक्शन जो बन रहा है टॉप से वो करीब करीब 10 से 15% के बीच के आसपास का करेक्शन होगा, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मैं क्योंकि मार्केट में करेक्शन शुरू हो गया है तो मैंने अभी से ये बात रिपीट करनी शुरू कर दी। एक वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे भी यही चीज़ बोली थी। अभी ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपनी ट्यून चेंज कर रहा हूँ, राइट। सो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे ये रिलेटेड आता है कि यार चलो ठीक है, ये करेक्शन तो हो गया, लेकिन ऐसी क्या गारंटी है कि 15% से ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा। अब देखिए यार, मैं गारंटी आपको स्टैम्प पेपर पर तो लिख के दे नहीं सकता कि 15% होगा या 20% होगा। मेरे हिसाब से 20% से कम ही रहेगा करेक्शन। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न निकल के ये आता है कि RBI ने अभी तक अपने इंटरेस्ट रेट काटे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन बैंक जो है, जो अमेरिकन फेड, उसने काट दिए हैं, यूरोप ने काट दिए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक्स, उन सब ने अपने इंटरेस्ट रेट काट दिए हैं, लेकिन RBI ने अभी तक नहीं काटा है। जब भी RBI इंटरेस्ट रेट काटेगा तो उस टाइम पे मार्केट को बढ़ना चाहिए, राइट। एक जनरल सा एक कोरिलेशन होता है मार्केट में कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं या कट जाते हैं जब भी इंटरेस्ट रेट,
तो मार्केट में लिक्विडिटी या पैसे का इनफ्लो बढ़ जाता है एंड इसकी वजह से सारी चीज़ों में एक तरीके की उछाल आ जाती है, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट्स। तो क्योंकि अभी आरबीआई के पास ये वाला टूल एप्लीकेबल है, बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि गिरावट जारी रहेगी थोड़ी बहुत, राइट, 7 से 15% के बीच की गिरावट आ जाएगी एंड उसके बाद आरबीआई अपने रेट्स कट कर देगा। ये मोस्टली गेम हो जाना चाहिए पूरा 2 क्वार्टर्स में, राइट। सो अगले 2 क्वार्टर्स में आरबीआई डेफिनेटली अपने रेट्स कट कर देगा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है एंड इसका प्रोबेबिलिस्टिक सिनारियो बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए। सो ये दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया है वो आया है एफआईआई और डीआईआई डेटा को लेके, राइट। सो एफआईआई डीआईआई क्या होते हैं? तो डीआईआई होते हैं जैसे आपके एचडीएफसी, एएमसी, जो अपने भारत की संस्थानें हैं बड़ी बड़ी, जिनके पास भर के पैसा है। आपका एसबीआई हो गया, आपका एलआईसी हो गया, तो ये सारी क्या है, ये भारत की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो खुद स्टॉक मार्केट में निवेश करती है, राइट। जो आप एसआईपी करते हो उसका पैसा मोस्टली डीआईआई वालों को मिलता है, राइट, एंड वो जाके स्टॉक्स खरीद लेते हैं एंड इसकी वजह से स्टॉक की प्राइसेस भी बढ़ती हैं। तो यहाँ से आप डेटा देखोगे, ये मनी कंट्रोल का डेटा है, आपको पता चलेगा कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो डीआईआई वाले हैं वो तो खरीदते चले जा रहे हैं और जो एफआईआई वाले हैं वो बेचते चले जा रहे हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? उसका सिंपल सा रीजन ये आता है कि एफआईआई वालों ने अभी भारत में पोजीशन बनाना शुरू नहीं किया है, लेकिन वो काफी करीब पहुंच चुके हैं अब मेरी एनालिसिस के हिसाब से, जहां पे वो भारत में निवेश करना शुरू कर देंगे वापस। वो एक बहुत अच्छा टाइम होगा क्योंकि डीआईआई वाले तो खरीद ही रहे हैं, एफआईआई वाले भी खरीदेंगे भर के एंड जब भी ऐसा होगा तो एक बहुत अच्छा एक तरीके का बैलेंस बन जाएगा मार्केट पे एंड उससे नीचे करेक्ट नहीं होगा, एक बहुत सॉलिड बेस बन जाएगा, राइट। सो ये सब चीज़ें मैं आपको हटा के थोड़ा सा और बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट गिरेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पे रोटेट करे इस तरीके से एंड फिर ये ब्रेकआउट आएगा तब जब एफआईआई वाले खरीदेंगे माल, ओके। एंड फिर एक अगला सवाल आता है कि अच्छा चलो यार एफआईआई वाले खरीदना शुरू कर देंगे तो अभी तक क्यों नहीं खरीद रहे थे? उसका सिंपल सा जवाब आता है कि अभी तक जो पैसा जा रहा था वो जा रहा था चाइनीज मार्केट में बहुत ज़्यादा। अभी जैसे हैंसैंग इंडेक्स भी काफ़ी ग्रो करा, मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी कमेंट्री करी थी इसको रिलेटेड। चाइनीज प्राइवेट मार्केट में बहुत पैसा जा रहा है, तो जो चाइना में इनफ्लो ऑफ एफआईआई मनी है वो काफ़ी अग्रेसिवली ग्रो करा है पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि चाइनीज मार्केट बहुत डीपली अंडर वैल्यूड है और अंडर वैल्यूड था भी, राइट, ओवर द लास्ट 1.5 ईयर्स। तो वहाँ पे काफ़ी पैसा ऑलरेडी पहुँच चुका है। अब आगे चल के उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अब वो पैसा अब इंडिया में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चाइना में कब तक आता रहेगा वो पैसा। तो फिर एक नेचुरल सवाल आता है कि अच्छा चलो एफआईआई वालों ने अगर खरीदारी शुरू कर दी तो वो क्या खरीदेंगे? वो खरीदेंगे लार्ज कैप्स। अब लार्ज कैप्स ऐसा क्यों, ऐसा क्या प्रेम है जो एफआईआई वाले हैं उनको लार्ज कैप से? देखिए ये प्रेम मोह वाली बात नहीं होती, ये होती है नॉर्मल लॉजिकल थॉट प्रोसेस। जो एफआईआईज होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेजिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्हें एचडीएफसी बैंक खरीदना है तो वो नेकेड पोजीशंस नहीं लेते। नेकेड पोजीशन का मतलब ऐसा नहीं कि यार उन्हें जाके 15,000-20,000 करोड़ रुपए डाल दिए एचडीएफसी बैंक में और बस हाँ खरीद लिया हमने स्टॉक, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी वो हेजिंग करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स मार्केट में अगर उन्हें कैश मार्केट में खरीदा है तो उसको फ्यूचर्स मार्केट में बेच देंगे, राइट, एफएनओ लगा के। तो इस तरीके की हेजिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं एंड इस तरीके की हेजिंग करना मोस्टली लार्ज कैप्स में ही पॉसिबल है, आप स्मॉल मिड कैप्स में नहीं कर सकते ये चीज़। तो इसीलिए अभी फाइनल पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर आप स्मॉल कैप देखोगे तो स्मॉल और मिड कैप की चल रही है भारी भरकम पिटाई, ओके। एंड जो लार्ज कैप्स हैं उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनकी पिटाई हो चुकी है, एक्सेप्ट फॉर ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, ओके। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, ये मैं आपको डेटा पे दिखाता हूँ थोड़ा सा ले जाके, हो सकता है उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए। तो 1-2 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आता है डीमार्ट का एंड डीमार्ट के बारे में मैंने अपनी यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था। तो आप देखोगे कि अभी भी जो एवेन्यू सुपरमार्ट या डीमार्ट है उसका स्टॉक पी 100 के आसपास है, ओके। अब 100 का पी ऐसा नहीं होता कि यार स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, आपको देखना होता है मार्केट कैप के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत भारी भरकम है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इनफैक्ट लार्ज कैप की भी लार्ज कैप कंपनी है, काफी अच्छी खासी मार्केट कैप वाली कंपनी है जो 100 के पी पे ट्रेड कर रही है। इनफैक्ट इसका पी करेक्शन कहाँ से शुरू हुआ, इसका एक टाइम पे पी होता था 313, ओके। फिर अभी ये गिर गुर के यहाँ पे पहुंच चुका है। अब आप बोलोगे कि यार व्हाट 95-96 के पी पे ऐसे तो नेस्ले भी चलती थी एंड ये भी चल रही है, तो ऐसा क्या इसमें आफत आ गई है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि देखिए अभी तक जो डीमार्ट होता था वो खेलता था ग्रोथ पे। जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 3 ईयर में इसका ग्रोथ रेट जो CAGR है वो 32% है, वो बहुत हाई है। इनफैक्ट अगर आपने कुछ
टाइम पहले ये नंबर चेक करा होता तो ये बहुत बेटर निकल के आता है, ये करीब करीब 45-50% के आसपास आता। कहने का मतलब ये है कि जो डीमार्ट है, एंड इसमें अगर आप 2-3 फैक्ट्स अगर एग्रीगेट कर दो तो सबसे पहला फैक्ट आता है कि डीमार्ट है लार्ज कैप कंपनी, ओके। दूसरा है अभी भी इसका पी हाई, राइट, जो 100 के पी के आसपास है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि इसमें जो ग्रोथ रेट है वो हो रहा है स्लो डाउन। तो जब भी ऐसा होता है कंपनीज के साथ तो उनका पीई करेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि डीमार्ट खराब कंपनी बन गई है, लेकिन इशू डीमार्ट में ये हो गया है कि क्योंकि ब्लिंकिट, आपका स्विगी, इंस्टामार्ट, ये सब की वजह से जो फोकस है, जो ग्रोथ मल्टीपल जो जाता था वो इन सब सेगमेंट्स की कंपनीज को ज्यादा जा रहा है कंपेयर टू डीमार्ट। अभी 4-5 साल पहले ये 10 मिनट डिलीवरी और इन सब के बारे में हार्डली एनी बात होती थी। ये नई नई चीजें उभर के आई हैं। अब चलेगी नहीं चलेगी वो अलग अलग कॉन्वर्जेशन है, उस पर ज्यादा हम नहीं बात करते। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये निकल के आता है कि डीमार्ट की ग्रोथ में स्लो डाउन हुआ है। इसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन भी है कि जो नंबर ऑफ स्टोर्स जो एक्सपैंड करे थे डीमार्ट ने, वो सबसे ज्यादा करे थे 2020-21-22 वाले जोन में, ओके। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता था। अभी इंटरेस्ट रेट हाई है, ओके, एंड अगले हो सकता है 3 क्वार्टर तक कोई इसमें खास आपको एक्सेलरेशन नहीं दिखे डीमार्ट टाइप की कंपनी में, एंड उसकी वजह से करेक्शन जारी रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसका पी बचेगा मोर देन 60, ओके। सो ये मेरा इंटरनल अनुमान है जो मैंने अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से बैठाया है। तो इसलिए मैं तो बहुत टाइम पहले एग्जिट कर दिया था डीमार्ट। मैंने इसका अपनी कम्युनिटी में भी पूरा एनालिसिस करके दिया था। अगर आपने अभी होल्ड कर रखा है तो आपको सवाल ये पूछना पड़ेगा कि आपके पास होराइजन क्या है। अगर आप 5-7 सालों के लिए होल्ड करके रखे हो तो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका होराइजन ही 1-1.5 साल का है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो इस तरीके के स्टॉक से जो हाई पीई स्टॉक है लार्ज कैप कैटेगरीज में आप बच के रहें। अगर आपके पास समथिंग लाइक HDFC बैंक है, राइट, सो उसका भी मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ फटाफट। तो यहाँ से देखते हैं कि पिछले 6 महीने में इसने 15% 16% के आसपास रिटर्न दिया है। लास्ट 1 महीने में कुछ नहीं इसका बिगड़ा है। लास्ट 5 दिन में 6% से बढ़ा है। मार्केट के क्या हालात रहे पिछले 6 महीने से, बहुत अच्छी खासी पिटाई चल रही है। अभी अगर आप निफ्टी देख लो तो मैं आपको इसका निफ्टी का भी एनालिसिस कर देता हूँ एग्जैक्टली। तो लास्ट 6 महीने में 8.5%, 1 महीने में 6% की गिरावट, लास्ट 5 दिन में 1% की गिरावट। सो बेसिकली इसमें अल्फा जनरेट हो रहा है अभी HDFC में। इसका क्या हो रहा है, इसमें पी री रेटिंग हो रही है अपवर्ड्स, राइट। सो ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स जो FII खरीदेंगे वो एक तरीके का बेस बन रहा है कि डीमार्ट टाइप की कंपनियां तो बेच दी लोगों ने, अब HDFC टाइप की कंपनियों में ग्रोथ आ रही है। अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि IDFC फर्स्ट का स्टॉक बहुत गिर गया है। उसमें हाथ आप मची हुई, बेकार हो गया स्टॉक, ये हो गया। कोटक बैंक वालों को अच्छा वो डिजिटल इनकी लेंडिंग बंद कर देंगे, ये वो कुछ नहीं है। आप सॉलिड कंपनी पकड़ो जिसमें अच्छे रेवेन्यूज प्रॉफिट चल रहे हैं, जैसे कोई भी आप उठा लो, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कोटक उठा लेते हैं, राइट। सो कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी अभी अच्छी खासी हाल फिलहाल पिटाई हुई थी। अब इसमें आप एक सिंपल सी बात देखो कि यार रेवेन्यूज का 2021 से, एंड 2021 क्यों पकड़ा है मैं आपको वही बताता हूँ, लेकिन अभी आप थोड़ी सी मैथ देख लेना कि 2021 से अभी तक ऑलमोस्ट डबल हो गए इसके रेवेन्यूज। प्रॉफिट्स इसके ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं 2021 से, ठीक है। एंड इसके आप स्टॉक प्राइस देखो कि 2021 से क्या हालत चल रही है इसकी। स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं है। इनफैक्ट ये 1800-1900 पे होता था, एक पॉइंट पे तो 2100 पे था, अभी वो नेगेटिव हो चुका है, राइट। अभी इसमें बेसिकली 15% की गिरावट आ चुकी है अपनी पीक से। तो कहने का पॉइंट क्या बनता है, कहने का पॉइंट ये बनता है कि इसमें ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है, एंड अब इसमें आएगी ग्रोथ। एंड यहाँ से आप वॉल्यूम से भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखो, ये जो वॉल्यूम निकल के आई है, ये अभी अगर आप ये जो हाइट दिख रही है बिल्डिंग्स की, इतनी लंबी हाइट लास्ट कब आई थी, लास्ट यहाँ पे आई थी। उसके बाद स्टॉक कितना बड़ा था, इतना बड़ा। तो ये भी यहाँ से यहाँ जाएगा मोस्ट लाइकली, राइट। सो इसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, अच्छे प्राइवेट बैंक्स हैं, IDFC फर्स्ट हो गया आपका, सिटी यूनियन बैंक हो गया, कोटक वगैरह हो गए, HDFC हो गया, तो इसमें अच्छी ग्रोथ की संभावना है। काफी टाइम से लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी ये मेरे हिसाब से लास्ट लेग है जहाँ पे बहुत ज्यादा शेक ऑफ हो रहा है। शेक ऑफ मतलब कि लोगों को डराया जा रहा है कि यार ये बस बर्बाद है कंपनियां। क्योंकि एक तरीके से डिस्काउंट क्रिएट करा जा रहा है जिससे कि आपके FII वाले आएंगे और ये वाले स्टॉक्स खरीदेंगे, राइट। सो ये सिंपल सा पॉइंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आइडिया लग गया होगा। फाइनल बात करते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। एंड यहाँ पे स्मॉल कैप्स में भी यही मैंने कमेंट्री दी थी कुछ टाइम पहले, आज से 3-4 महीने पहले, जब मैंने स्मॉल कैप 250 अपना पूरा बेच दिया था। तब से थोड़ा ऊपर गया फिर, राइट। एंड ये तब से कितना ये करीब करीब गिर चुका है इंडेक्स आपका 10%। सो स्मॉल कैप में अच्छी खासी गिरावट है। यूजली क्या होता है कि अगर आपका लार्ज कैप गिर रहा है 5% से तो स्मॉल कैप गिरेगा 10% से, ऑलमोस्ट 2x होता है। एंड ऑपोजिट होता है कि अगर लार्ज कैप बढ़ रहा है 5% से तो स्मॉल कैप बढ़ेगा भी 10% से, राइट। तो उसमें भी 2x तरीके का मैग्निफिकेशन होता है। तो अभी आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में नोटिस करा होगा कि अगर आपने स्मॉल कैप डिफेंस स्टॉक, रेल स्टॉक्स,
स्मॉल या मिड कैप डिफेंस या रेल स्टॉक्स पकड़ रहे हैं, इतनी भयंकर धुनाई हुई है इन स्टॉक्स की कि कोई बता नहीं सकता। मत करो, राइट। अभी है ना, आप इस चीज़ पे मत खेलो कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जिसको पब्लिक स्पेंडिंग बोलते हैं, वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ती चली जाएगी, राइट। इस वहम में मत रहना, राइट। आपका बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली दो तरीके की स्पेंडिंग होती है। एक होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक होती है प्राइवेट स्पेंडिंग। इंडिया में जो स्टॉक मार्केट ग्रोथ आई है पिछले 2-3 सालों में, वो आई है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से, ना कि प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ने की वजह से। अभी कोशिश ये करी जा रही है कि प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ा दें, क्योंकि गवर्नमेंट कब तक पैसा खर्च करती रहेगी यार, एक खून चूसने का अंत होता है, राइट। इन द सेंस कि भाई कितना टैक्स लगा लोगे आप, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहाँ से आएगी, जो टैक्स लगाए हैं वहीं से आएगी। तो बहुत मुश्किल है कि ये एक्सेलरेट होती चली जाए, राइट। कि अगर आप मान लो कि स्पेंडिंग रेट 100 यूनिट्स था, अब ऐसे थोड़ी कि हर साल ये स्पेंडिंग रेट ऊपर ही जाता जाएगा अनलेस आपके टैक्सेस उसी रेट से बढ़ रहे हैं। अभी जो पिछले 1.5-2 सालों में जो टैक्स बढ़े हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़े हैं, सारे हथकंडे लगा लिए हैं, राइट। हमें टैक्स बढ़ाने के। अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आप जैसे देखना चाहो सिचुएशन को, अब इतना स्कोप बचा नहीं है कि आप एकदम से मतलब हर साल ही, मतलब हर 6 महीने में कोई नया टैक्स लगाते चले जाओ। मुश्किल है, इसलिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग का रेट बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब प्राइवेट स्पेंडिंग का रेट बढ़ाया जाएगा। इसलिए अभी करा क्या जा रहा है कि जैसे आरबीआई ने बहुत सारे एक्शंस लिए कि लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का, कि भाई आप है ना सेंसिबल लेंडिंग करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके लोन दे दिए एंड फिर रिकलेक्ट नहीं हो रहे हैं, कोई किसी तरीके की क्राइसिस हो गई, तो उस पर मॉनिटरिंग चल रही है, उस पर बेस बनाया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट कट करेंगे आरबीआई वाले थोड़े टाइम में, मे बी 1-2 क्वार्टर्स में। फिर उससे होगा क्या कि उससे प्राइवेट स्पेंडिंग पिकअप करेगी, राइट। सो मेरे हिसाब से अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल HUL का स्टॉक अभी गिरा था, अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से खरीदने के लिए, यूजली अच्छा परफॉर्म करता है, नीडेड प्रोडक्ट्स हैं, हर साल अपने प्रोडक्ट प्राइसेस 10-11%, 12% के आसपास बढ़ाता है, उसमें ग्रोथ आएगी। तो अभी अगर डिस्काउंट पे मिल रहा है, प्राइवेट स्पेंडिंग जब भी बढ़ेगी, तो HUL टाइप की कंपनियों को बहुत फायदा होगा। तो ऑन अ 3 ईयर बेसिस HUL लुक्स रियली गुड। तो ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे इंडिगो पेंट्स या एशियन पेंट, जो पेंट सेक्टर है, उसमें काफ़ी धुनाई हुई थी, राइट। पिछले 2-3 सालों में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, ये वो। अब ऑयल प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो गए हैं, क्योंकि वो उनकी बेसिक इनपुट कॉस्ट होती है, तो वहाँ से भी एक तरीके का प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन होने की पूरी संभावना है। मेरे हिसाब से अगले 2 क्वार्टर्स अच्छे रहने वाले हैं पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स के लिए, तो उसमें अच्छी आप ग्रोथ देख सकते हो। तो इस तरीके के अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीद रहे हो जैसे इंडिगो पेंट्स टाइप, तो ठीक है, राइट। लेकिन अगर आप पंटरिंग वाले खरीद रहे हो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी, तो नहीं, मत करना, आपकी काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। चलिए फाइनल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि आपने SIP जारी रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन सेंसिबल वे में करो। ऐसा नहीं कि फालतू फंड लाइक स्मॉल कैप में लगाए जा रहे हैं टाइप्स, वो मत करना। लार्ज कैप ठीक है, राइट। अगर आप मल्टी एसेट फंड पिक करते हो तो भी ठीक है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड्स पिक करते हो तो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सेक्टोरल स्पेसिफिक मत करना कि मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया। मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ ही 4-5% होती है भारत में, वो दुनिया भर का नाटक चल रहा है 2014 से कि मेक इन इंडिया, ये वो। भाई मेक इन इंडिया तो हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट बढ़ क्यों नहीं रहा? 4.5-5% ही तो है, इकोनॉमी 7%, 7.5% पे ग्रो कर रही है। तो एक श्रिंकिंग इंडस्ट्री है, जबरदस्ती उसमें पैसा मत फेंको, राइट। तो सिंपल सा पॉइंट ये निकल के आता है। जो अच्छी कंपनीज है उसमें लगाओ, 2-3 साल के पीरियड में आपको स्विंग का एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि अगर आपने प्राइवेट बैंक इंडेक्स खरीदना है तो कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी पोजीशन काटनी है, काट लो, कोई इशू नहीं है, राइट। क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है। तो ये थोड़े से बेसिक मूव्स हैं। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा देना, रीशेयर कर देना, एंड फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझे बता देना कि कौन सा वीडियो आप चाहते हो मैं बनाऊँ, तो मैं उसी हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून।